सोचिए, एक दीवार कोई 2 अरब साल पुरानी, जो किसी इंसान ने नहीं बनाई, खुद कुदरत ने बनाई है। हाँ, एक ऐसी दीवार जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, जो पूरे उत्तर भारत को सांस लेने लायक हवा देती है, पानी देती है। और अब सोचे कि क्या हुआ अगर एक कानूनी परिभाषा, एक अदालत का फैसला, हाँ, उस दीवार के 90% हिस्से को गिराने का एक तरह से परवाना बन जाए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े उस हालिया विवाद की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, एक ऐसा विवाद जिसने पर्यावरणविदों से लेकर आम लोगों, किसानों तक सबको चिंता में डाल दिया है। हमारा ध्यान रहेगा नवंबर 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, जिसने रातों रात अरावली की परिभाषा ही बदल दी। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों विशेषज्ञ इसे अरावली के लिए मौत का फरमान तक कह रहे हैं। और हमारी ये पूरी बातचीत कई रिपोर्ट्स, जमीनी हकीकत और जो एक्सपर्ट्स की राय है उस पर आधारित है, ताकि इस पूरे मसले की एक साफ तस्वीर सामने आ सके। और हमारा मिशन भी साफ है, ये समझना कि अरावली इतनी जरूरी क्यों है, खासकर राजस्थान जैसे राज्य के लिए इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, और ये नई कानूनी परिभाषा असल में है क्या और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की ये कोशिश आखिर कहाँ और क्यों गलत हो गई। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अरावली, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली लगभग 700 किलोमीटर लंबी एक पूरी व्यवस्था है, एक जीवन रेखा है। इसकी सबसे बड़ी भूमिका तो हम सब जानते हैं, थार रेगिस्तान के लिए एक दीवार बनना। सही कहा, ये एक क्लाइमेट बैरियर है। ये मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश कराने में मदद करती है, और पश्चिम से जो धूल भरी गर्म हवाएं आती हैं उनसे पूरे उत्तर भारत को बचाती है। हाँ, लेकिन इसका एक और काम है जिसके बारे में कम बात होती है। ये एक विशालकाय स्पंज की तरह है। स्पंज की तरह? ये तो बड़ा दिलचस्प है, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, अरावली की जो दरारें हैं, जो जंगल हैं, उनमें बारिश का पानी जमा होता है। अच्छा। और वो पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे जाता है। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज। बिल्कुल, ये उत्तर भारत के भूजल को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा जरिया है। एक अनुमान है कि इसका हर हेक्टेयर इलाका साल में करीब 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज करता है। 20 लाख लीटर? जी, चंबर और साबरमती जैसी नदियां इसी के रहमोकरम पर हैं। तो ये एक दीवार भी है और पानी का एक बहुत बड़ा बैंक भी। सही। तो इतनी कीमती चीज के साथ आखिर झगड़ा किस बात का? बहुत जाहिर है, जो जमीन के नीचे है। बिल्कुल, खनिज, मार्बल, ग्रेनाइट, तांबा, सीसा, जस्ता, अरावली खनिजों का खजाना है। और यही दौलत इसके लिए एक तरह से अभिशाप बन गई। दशकों से यहाँ संरक्षण और खनन के बीच एक लड़ाई चल रही है। ये कोई नया विवाद नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। और इसे बचाने की कोशिशें भी तो हुई हैं, है ना? मैंने 1992 की अरावली अधिसूचना के बारे में पढ़ा है। हाँ, कोशिशें लगातार हुई हैं। 1992 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके यहाँ खनन और उद्योगों पर कुछ पाबंदियां लगाईं। लेकिन वो काफी नहीं था शायद। नहीं, अवैध खनन इतना बढ़ गया था कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। अच्छा। और हरियाणा के कुछ जिलों जैसे फरीदाबाद और गुरुग्राम में खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। खबरें आ रही थी कि वहां पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब हो गई थीं। क्या पहाड़ियां गायब हो गई? जी, खनन माफिया ने उन्हें खोदकर समतल कर दिया था। बाप रे। इसी के बाद मई 2024 में कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी और मामले की जांच के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी का गठन किया। तो सबको लगा कि अब शायद अरावली के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। तो उस सीईसी ने क्या कहा? उनकी सिफारिशें क्या थीं? सीईसी ने बहुत ही वैज्ञानिक और समझदारी भरी सिफारिशें दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सैटेलाइट से पूरी पर्वत श्रृंखला की मैपिंग की जाए, ताकि पता चले कि असल में अरावली है कितनी। सही। फिर किसी भी खनन की इजाजत देने से पहले उसके पूरे इलाके पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि कुछ इलाके नो गो जोन होने चाहिए, जैसे कि पानी के स्रोत या एक्विफर रिचार्ज जोन, या फिर जानवरों के आने जाने के रास्ते जिन्हें टाइगर कॉरिडोर कहते हैं। वहां किसी भी तरह के खनन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत तार्किक लगता है, एक वैज्ञानिक तरीका जिससे पर्यावरण भी बचे और जरूरी खनन भी हो सके। बिल्कुल। तो सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा था। फिर नवंबर 2025 में ऐसा क्या हुआ जिसने सारी तस्वीर ही पलट दी? नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अदालत ने पूरे देश के लिए अरावली की एक समान परिभाषा तय कर दी।
एक यूनिफॉर्म परिभाषा। हाँ, और ये परिभाषा एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय से लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक के प्रतिनिधि शामिल थे। और वो परिभाषा क्या है? परिभाषा के 2 हिस्से हैं। पहला, अरावली पहाड़ी उसे माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। 100 मीटर, ठीक है। और दूसरा, अरावली श्रृंखला तब मानी जाएगी जब ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों। ठीक है, एक परिभाषा तो चाहिए ही थी। और जहां तक मुझे पता है, कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि नए खनन पट्टों पर रोक जारी रहेगी। हाँ, ये कहा। और जो मौजूदा वैध खनन है वो भी सख्त नियमों के साथ चलेगा। उन्होंने इसे एक कैलिब्रेटेड अप्रोच कहा। जी। सुनने में तो ये काफी संतुलित लगता है। अवैध खनन रोको, वैध को रेगुलेट करो। फिर इतना हंगामा क्यों? यहीं पर सारी कहानी का पेंच है। ये कैलिब्रेटेड शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तराजू पर इसे तौला गया वो शायद ठीक नहीं था। मतलब? और उस तराजू का नाम है 100 मीटर। सारी समस्या की जड़ यही एक नंबर है। 100 मीटर, ये नंबर आया कहाँ से? और इससे इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई? एक पहाड़ तो ऊंचा ही होता है। यही तो गलतफहमी है। अरावली सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियों का नाम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अच्छा। इसमें 500 मीटर ऊंचे पहाड़ भी हैं और 20-30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां और पठार भी हैं, जिन्हें हम तलहटी या फुटहिल्स कहते हैं। इसमें घने जंगल भी हैं और झाड़ीदार इलाके भी। और ये सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पानी को सोखने और जैव विविधता को संभालने का असली काम यही छोटे हिस्से करते हैं। तो इस 100 मीटर की परिभाषा से ये छोटे लेकिन जरूरी हिस्से कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं माने जाएंगे। क्या? वो संरक्षण के दायरे से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि उन पर खनन हो सकता है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। बताइए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 100 मीटर की सीधी साधी दिखने वाली लाइन असल में एक झटके में अरावली के 60 से 90% हिस्से से उसका सुरक्षा कवच छीन लेती है। 1 मिनट, 90%? क्या मैं ये सही सुन रही हूँ? जी हाँ, 90% तक। मतलब सिर्फ 10% अरावली ही कानूनी तौर पर अरावली मानी जाएगी। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है ना? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किले की 90% दीवार को यह कहकर गिरा दिया जाए कि वो उतनी ऊंची नहीं है। आपकी उपमा एकदम सटीक है। ये सिर्फ एक परिभाषा का बदलाव नहीं है, ये जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से के इस्तेमाल को बदलने का फैसला है। ये एक झटके में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को खनन और निर्माण के लिए खोलने जैसा है। जो दीवार 2 अरब साल से खड़ी थी, उसे गिराने का कानूनी रास्ता खुल गया है। और जब 90% दीवार में छेद हो जाएंगे तो इसका सबसे ज्यादा असर उस राज्य पर पड़ेगा जो इस दीवार के ठीक पीछे खड़ा है, राजस्थान। बिल्कुल। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं। राजस्थान के लिए इसके क्या मायने हैं? राजस्थान के लिए ये एक आपदा की शुरुआत हो सकती है। सबसे पहला और सीधा खतरा है रेगिस्तानीकरण, डेजर्टिफिकेशन। हाँ, वो प्राकृतिक दीवार जो सदियों से थार को रोक रही थी, अगर वो बीच बीच में से टूट गई तो रेगिस्तान का फैलाव पूरब की ओर बहुत तेजी से होगा। आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के पूर्वी जिलों में खेत धीरे धीरे रेत के टीलों में बदल रहे हैं। यही होगा। और ये धूल भरी आंधियां फिर दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंचेंगी, जहां हवा की गुणवत्ता पहले से ही इतनी खराब है। निश्चित रूप से। लेकिन राजस्थान के लिए इससे भी बड़ा संकट है पानी का। पानी का? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अरावली एक स्पंज की तरह काम करती है। अगर इन छोटी पहाड़ियों और पठारों को, जो पानी सोखने का मुख्य काम करते हैं, उन्हें ही खोद दिया जाए तो भूजल का रिचार्ज लगभग बंद हो जाएगा। बिल्कुल। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भूजल स्तर 1000 से 2000 फीट तक नीचे गिर सकता है। 1000 से 2000 फीट? इसका एक आम किसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब है कि किसानों के ट्यूबवेल सूख जाएंगे। हे भगवान! गांवों में पीने के पानी का संकट गहरा जाएगा। सतही जल निकाय जैसे तालाब और झीलें वो गायब हो सकती हैं। राजस्थान जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, उसके लिए तो ये एक भयानक स्थिति होगी। ये कोई दूर का पर्यावरणीय खतरा नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी खेती पर सीधा हमला है। और जाहिर है जब जंगल कटेंगे तो जानवरों पर भी असर पड़ेगा। विनाशकारी असर पड़ेगा। अरावल 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों और तेंदुए, लकड़बग्घे, सियार जैसे कई लुप्तप्राय जानवरों का घर है। जब उनके घर उजड़ेंगे तो वे या तो खत्म हो जाएंगे या फिर भोजन और पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आएंगे। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं और बढ़ेंगी। बिल्कुल। तेंदुए पानी और भोजन के लिए गांवों में आएंगे और फिर संघर्ष होगा जिसमें इंसान और जानवर दोनों की जान जाएगी।
और एक पहलू है जिसके बारे में शायद कम सोचा जाता है, यहाँ के स्थानीय समुदाय। सही कहा। हमें उन आदिवासी समुदायों जैसे भील और गरासिया को नहीं भूलना चाहिए जो हजारों सालों से इन जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। उनके लिए ये सिर्फ पर्यावरण नहीं है, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनके अस्तित्व का सवाल है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये राजस्थान की कृषि, जल सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर एक सीधा हमला है। इस फैसले पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया भी बहुत तीखी रही है। बहुत तीखी। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने तो सीधी चेतावनी दी है कि इस परिभाषा के बाद केवल 7 से 8% अरावली ही बच पाएगी। सिर्फ 7 से 8%? हाँ। सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के हरजीत सिंह ने कहा है कि यह उत्तर भारत की ऑक्सीजन और जल आपूर्ति को मिटा देने जैसा है। इकोलॉजिस्ट गजाला शहाबुद्दीन जैसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी अरावली पर रिसर्च में लगा दी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये एक ऐसा कदम है जो हमें दशकों पीछे धकेल देगा। संरक्षण के लिए जो भी मेहनत पिछले 30 सालों में हुई, उस पर एक तरह से पानी फिर जाएगा। और इस बार ये गुस्सा सिर्फ एक्टिविस्ट तक सीमित नहीं रहा, आम लोगों ने भी आवाज उठाई है। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प बात है, फैसले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर #SaveAravali अभियान वायरल हो गया। मैंने देखा था। गुरुग्राम में लोगों ने, खासकर युवाओं और महिलाओं ने साइलेंट मार्च और विरोध प्रदर्शन किए। ये दिखाता है कि अब लोग पर्यावरण को एक दूर का मुद्दा नहीं मानते। वो समझ रहे हैं कि इसका असर सीधा उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। बिल्कुल। यहां तक कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। हाँ, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस अभियान को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और दूसरे विधायकों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब अलग अलग पार्टियों के नेता एक ही मुद्दे पर बोलने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि मामला गंभीर है और जमीन पर लोगों की चिंता बढ़ रही है। तो इस पूरे आंदोलन का और इन सभी आपत्तियों का मुख्य संदेश क्या है? संदेश बहुत सीधा और सरल है। अरावली का मूल्यांकन उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके पारिस्थितिक मूल्य से होना चाहिए। बिल्कुल। एक पहाड़ सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो 100 मीटर से ऊंचा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो एक जीवित इकोसिस्टम का हिस्सा है जो लाखों लोगों को जीवन देता है। तो अब तक की हमारी चर्चा का सार यही है, एक तरफ 2 अरब साल पुराना एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कवच है, दूसरी तरफ एक नई कानूनी परिभाषा है जो उस कवच के 90% हिस्से को असुरक्षित छोड़ देती है। और इसके कारण राजस्थान जैसे राज्यों पर रेगिस्तानीकरण और जल संकट का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ रास्ते अभी भी हैं। जैसे कि पहला तो यही है कि अदालत ने सस्टेनेबल माइनिंग के लिए जो एक विस्तृत प्रबंधन योजना यानी MPSM बनाने का निर्देश दिया है, उसे बहुत ईमानदारी और सख्ती से लागू किया जाए। कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन ही सब कुछ है। वही असल चुनौती है। और केंद्र सरकार की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना भी तो है। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य गुजरात से दिल्ली तक 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये टूटी हुई दीवार पर पेंट करने जैसा हो सकता है अगर हम दीवार को ही टूटने दें। ये परियोजना तभी सफल होगी जब अरावली का मूल ढांचा सुरक्षित रहे। तो सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? सबसे अच्छा रास्ता तो यही होगा कि CEC की मूल वैज्ञानिक सिफारिशों पर वापस जाया जाए। वो मैपिंग और प्रभाव का आकलन और नो गो जोन। हाँ, लेकिन पर्यावरणविदों की अंतिम और एकमात्र मांग यही है कि इस 100 मीटर वाली परिभाषा को पूरी तरह से रद्द किया जाए और अरावली के लिए एक व्यापक संरक्षण नीति अपनाई जाए जो सिर्फ ऊंचाई पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर आधारित हो। आखिर में अरावली का ही विवाद हमें एक बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या? जब हम विकास के नाम पर प्रकृति के लिए कोई रेखा खींचते हैं, जैसे 100 मीटर की ये लाइन, तो क्या हम ये हिसाब लगाते हैं कि उस रेखा के दूसरी तरफ क्या कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा? और जब प्रकृति अपना बिल भेजेगी तो क्या उसे चुकाने के लिए हम तैयार होंगे?